गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट 3 के राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत में लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने उदारवाद और समाजवाद की चर्चा किया था। आज के क्लास में राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत में लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी की अवधारणा है और इसका मूल उद्देश्य है लोगों का आर्थिक कल्याण करना। जिस तरह उदारवाद का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता है, समाजवाद का मूल उद्देश्य समानता है, ठीक इसी प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों की आर्थिक भलाई करना है, आर्थिक कल्याण करना। ठीक है। लोक कल्याणकारी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको स्टेटमेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है पूछता है, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व समझता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में कि जिनका जीवन स्तर काफी निम्न होता है, उनको एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है? दायित्व है। ये इंसाइक्लोपीडिया सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा परिभाषा T.W. केंट ने दिया। इसने कहा कि लोक कल्याण लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं का व्यवस्था करता है। न्यूनतम जीवन स्तर की बात करेगा तो इंसाइक्लोपीडिया सोशल साइंस को मानेंगे। T.W. केंट ने कहा व्यापक सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। एक चीज हम लोग यहीं से समझ लिया जाए कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है राज्य के अधिकतम कार्य का समर्थन करता है। जैसे समाजवाद राज्य के अधिकतम कार्य का समर्थन किया, ठीक उसी प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य भी राज्य के अधिकतम कार्य का समर्थन करता है। जिस बात की पुष्टि T.W. केंट की परिभाषा में भी हमको देखने को मिलता है। इसने क्या कहा? अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना। व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना मतलब क्या? राज्य की बृहद कार्य की चर्चा की गई। T.W. केंट के बाद डॉक्टर अब्राहम ने जो इसकी परिभाषा दिया उसको देखिए। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण को उद्देश्य करता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए आय का जो संचालन होता है, जो राज्य की आय होती है उसको क्या करता है? अधिकाधिक समान वितरण को उद्देश्य करता है। क्योंकि जो आय आती है उस आय का सभी नागरिकों में समान रूप से वितरण किया जाए, इसकी व्यवस्था जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में किया जाता है। डॉक्टर अब्राहम ने कहा इन परिभाषाओं को छोटे छोटे शब्दों को ध्यान में रखना। न्यूनतम जीवन स्तर की बात करें तो समझ जाए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज की परिभाषा है। व्यापक सामाजिक सेवाओं की बात करता है लोक कल्याणकारी ने तो W. केंट की है। और यदि आय का संचालन समान वितरण के उद्देश्य से करने की बात हो तो हम जो है डॉक्टर अब्राहम की परिभाषा मानेंगे। इसके बाद हॉबमैन ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी। इसने बताया लोक कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। हॉबमैन ने क्या कहा? साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच का एक समझौता है। ठीक है। जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है और वहीं साम्यवाद व्यक्ति की समानता की बात करता है। इन दोनों में क्या है? न पूर्ण स्वतंत्रता न पूर्ण समानता, बल्कि दोनों के बीच में क्या है? एक प्रकार की समझौता है, बीच का रास्ता निकाला गया। ऐसी बात जो है हॉबमैन ने कहा। जब भी बीच की रास्ता निकालने की बात हो, समानता और स्वतंत्रता के बीच में समझौता की बात हो या साम्यवाद और व्यक्तिवाद में समझौता की बात हो, तो हम समझ जाएंगे यह परिभाषा किसकी? हॉबमैन की। ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी परिभाषा दिया। इसने कहा कि जो लोक हितकारी राज्य है वह सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। सबके लिए समान अवसर, गरीबी अमीरी के बीच के अंतर को समाप्त करना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही लोक कल्याणकारी या लोक हितकारी राज्य की परिभाषा है।
ठीक है। इन पांचों लोगों की परिभाषाओं को, थोड़े थोड़े शब्दों को पकड़ने के आधार पे हम इनकी परिभाषाओं को याद कर पाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में कहा गया न्यूनतम जीवन स्तर, आय के समान वितरण की बात डॉक्टर अब्राहम, दो साम्यवाद और व्यक्तिवाद में समझौता हॉफमैन हो गए। टी.डब्ल्यू. केंट ने क्या व्यापक सामाजिक सेवाओं की बात करता है। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, समान सामाजिक जीवन अवसर प्रदान करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, अमीर और गरीबी के बीच के अंतर को समाप्त करना, यही लोकहितकारी राज्य है। ठीक है। लोकहितकारी राज्य में एक चीज समझ लीजिए, लोकहितकारी राज्य में या लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करता है, लेकिन समाजवाद में भी राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। लोक कल्याणकारी उदारवाद के करीब है और समाजवाद से बिल्कुल अलग है। ठीक है। कैसे अलग है? जहां समाजवाद कहता है समानता स्थापित करने के लिए उत्पादन के साधनों पर समाज का समान नियंत्रण होना चाहिए, वहीं जो लोक कल्याणकारी राज्य है वह कहता है कि जो व्यक्ति की मूलभूत समस्या है उन समस्याओं को दूर करके उनकी न्यूनतम सुविधाएं बढ़ा के उनका कल्याण किया जाए। ठीक है। ये उदारवादी जो विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की मांग करके व्यापारी वर्ग जो उदय में आया, जो सामने आया, वह व्यापारी वर्ग यह चाहता था कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके जीवन स्तर को थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाए, वह लोक हितकारी के माध्यम से उठाया जाए। इस तरीके से यदि पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य सबसे किस विचारधारा के करीब है, तो उदारवाद के करीब, समाजवाद के करीब नहीं है, क्योंकि समाजवाद भी राज्य के व्यापक कार्य की बात करता है, लोक कल्याणकारी भी राज्य के व्यापक कार्य की बात करता है। इसके बावजूद भी इन दोनों में ज़्यादा मूलभूत अंतर है और उदारवाद के साथ इसका ज़्यादा नज़दीकी संबंध। परिभाषा के बाद हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य की कौन से विचारक इसका समर्थन करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में राज्य का क्या कार्य है और इसकी आलोचना को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राज्य के कार्यों को हम लोग 3 आधारों पर देखेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक हैं वो कौन है, राज्य के कार्य क्या है और उसकी आलोचना क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करने में निम्नलिखित विचारकों ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें सबसे पहले मैकाइवर ने एक पुस्तक लिखा, डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिक चैलेंज। यह पुस्तक पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मैकाइवर के बाद जो दूसरे राइटर हैं वह है डेविड मास। इनकी पुस्तक का नाम है वेलफेयर स्टेट। इसमें भी डेविड मास ने अपनी इस पुस्तक में लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता और धारणा पे विचार किया है। इसके अलावा जो अन्य समर्थक है उसमें J.S. मिल, T.H. ग्रीन, L.T. हाउस, हेरोल्ड J. लास्की, R.H. टॉनी, J.M. केन्स, J.K. गैलब्रेथ। ये विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित किया। ठीक है। अब हम इन विचारकों के बाद राज्य के कार्यों को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है हाउस एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राज्य के 2 महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की। हाउस की जो पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, इसी पुस्तक में हाउस ने राज्य के कार्यों की चर्चा की। इसने बताया कि राज्य के 2 कार्य, पहला ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें मनुष्य अपने मन और चरित्र का विकास कर सके। इन परिस्थितियों के निर्माण में सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार आवश्यक था तथा शासन तंत्र का उपयोग भी आवश्यक था। परिस्थितियों को निर्माण में सार्वजनिक सेवाओं की विस्तार करना और शासन तंत्र का उपयोग करना आवश्यक था। इन्हीं से ही ऐसी परिस्थिति बन सकती थी जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक विकास को कर सकता था। दूसरा इसने कार्य बताया कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, राज्य का काम है ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें राज्य के नागरिक अपने प्रयत्न से वह सब कुछ प्राप्त कर सके जिसको वह चाहता है। अर्थात राज्य का काम है
ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिसमें व्यक्ति अपने प्रयत्न से वह सब कुछ प्राप्त कर सके जिसको वह चाहता है। ठीक है। राज्य के कार्य के संदर्भ में जे.एस. मिल ने बताया है। इसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसका प्रकाशन 1866 में हुआ, इसी पुस्तक में जे.एस. मिल ने राज्य के लोक कल्याणकारी राज्यों की इसने चर्चा की। इसने जे.एस. मिल ने बताया कि जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, उसके अधिकारों को सीमित करना जरूरी है। बिना संपत्ति के अधिकार को सीमित किए समाज में व्याप्त जो विषमता है उसको दूर नहीं किया जा सकता। और इसने ये भी बताया कि जो समाज में विषमता है उसका मुख्य कारण भूमि है। इसने यह भी बताया कि भूमि को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि जो भूमि का भूस्वामी है वह बिना प्रयत्न के दिन दोगुनी रात चौगुनी लाभ अर्जित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भूस्वामियों पे अतिरिक्त कर लगाया जाए और उस कर के माध्यम से होने वाले राजस्व को श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किया जाए। इस तरीके से राज्य हस्तक्षेप करेगा और लोक कल्याणकारी कार्य जो है करता रहेगा। जे.एस. मिल के बाद जो अगला विचारक है वह टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। व्यक्तिगत संपत्ति को मानता है कि व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ बुराइयां भी देखता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के कारण इस समाज में विषमता पैदा हो जा रहा है और इस विषमता से समाज और राज्य दोनों का नुकसान हो रहा है। समाज में जो विषमता उत्पन्न हो रही है उस विषमता के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण कारक के रूप में ग्रीन ने भी जे.एस. मिल की तरह भूमि को ही माना। इसलिए कहा कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को राज्य के द्वारा नियमित किया जाए। अर्थात टैक्स लगाया जाए। जो श्रमिक वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। इस तरीके से इन लोगों ने राज्य के कार्यों के बारे में, लोक कल्याणकारी राज्यों के बारे में चर्चा किया है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप में सर्वगुण संपन्न अवधारणा नहीं है। इसमें भी तमाम तरह की कमियां हुई हैं। इन कमियों को थोड़ा सा हम लोग आलोचना के रूप में देखेंगे। बायरनेस एक ऐसा विचारक है जिसने कहा इसमें लोक कल्याणकारी राज्य में विकराल सरकार की झलक पाई जाती है। यदि हम लोक कल्याणकारी अवधारणा को लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार के आकार को बढ़ाना होगा और सरकार का आकार जितना बढ़ेगा, सरकार का कार्य जितनी बढ़ेगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही हनन होगी। ठीक है। तो विकराल सरकार जो है एक सुखमय और स्वतंत्र शासन जनता को देने में सक्षम नहीं होता। बायरनेस के बाद सीनेटर टॉफ्ट ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की आलोचना किया है। इसने कहा लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में होता क्या है? आर्थिक कल्याण के नाम पे जो टैक्स के माध्यम से राजस्व मिला होता है उसको वितरण करना होता है। उस पैसे की आउटपुट जो है, उस पैसे की आउटपुट कुछ होता नहीं, उससे इनकम नहीं निकलता है, उससे इनकम नहीं बनता है। इसलिए धीरे धीरे जो राजस्व है या खजाना है वह खाली होते चला जाता है, अर्थात राज्य दिवालियेपन के कगार पे चला जाता है। इस अवधारणा के बाद हम आपसे, यह हमारी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाप्त हो गई। आपसे हमारी गुंजाइश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और देखने के दौरान नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने में थोड़े समय लगेंगे, लेकिन नोट्स बनाएंगे
अपनी नोट्स को पढ़ेंगे, फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो यह अवधारणा आपका तैयार हो जाएगा। अन्यथा वीडियो के माध्यम की जो पढ़ाई है वो पूरी लाभ पहुंचाने वाली नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।